हेलो जय हिंद दोस्तों। ऐसा है, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स के लेसन 3.2 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और इसमें पहला क्वेश्चन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन का जो पहला है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और ग्राफी विधि से हल कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है और इसी तरह का क्वेश्चन भी आता है रैखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए। तो देख लीजिए इसे कैसे लगाया जाएगा। जैसे इसमें सबसे पहले हम बनाएंगे रैखिक समीकरण युग्म, उसके बाद से इसे ग्राफी विधि से हल करेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन कैसे क्या कर रहा है, इसके हिसाब से समीकरण को बनाया जाए। कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 में 10 विद्यार्थी हैं, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों मिला करके लड़के और लड़कियां दोनों हैं। जिसमें कह रहा है कि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसका रैखिक समीकरण बनाए तो मान लीजिए पहले माना लड़कों की संख्या बराबर लड़कों की संख्या बराबर माना लड़कों की संख्या बराबर यक्स, माना लड़कों की संख्या बराबर यक्स है तथा लड़कियों की संख्या तथा लड़कियों की संख्या बराबर y है। लड़के और लड़कियों की संख्या मान लिए। अभी बताइए लड़के और लड़कियों की संख्या मिला के कितने हैं? 10। तो प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में प्रश्नानुसार प्रथम शर्त में कह रहा है कि लड़के और लड़कियों की संख्या कुल मिला के 10 है। प्रथम शर्त में यक्स लड़के की संख्या है और लड़कियों की संख्या y माना गया है। तो x प्लस वाई बराबर 10, ये प्रथम शर्त में, इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। फिर द्वितीय शर्त में कह रहा है यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो। तो द्वितीय शर्त में देखिए, द्वितीय शर्त में कह रहा है यदि लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से, तो लड़कों की संख्या क्या माना गया है? यक्स बराबर लड़कियों की संख्या क्या माना गया है? y से कितना अधिक है? 4 अधिक है। यानी कि 4 अधिक ये है तो इसमें 4 जोड़ा जाएगा तो भी इसके बराबर होगा। यानी लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है तो लड़कों की संख्या 4 गो अधिक है। तो बराबर कब होगा? जब लड़कियों की संख्या में 4 जोड़ा जाएगा तब होगा। इसीलिए x बराबर y प्लस 4 कर देंगे, यानी लड़कियों की संख्या में 4 जोड़ देंगे ताकि ये लड़कों की संख्या के बराबर हो जाए। अब इसको y को इधर लिख चले आएंगे, x माइनस वाई बराबर 4। समीकरण नंबर हमारा हो जाएगा 2। अब समीकरण 1 और 2 को हम ग्राफी विधि से हल करेंगे। ये रैखिक समीकरण युग्म बन गया, इसका रैखिक समीकरण युग्म बनाइए। तो रैखिक समीकरण युग्म हमारा बन गया। अब इसको हमें ग्राफी विधि से हल करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से हल कीजिए। x प्लस वाई बराबर हमारा है 10। तो x बराबर 10 तो ये है, y उधर जाएगा प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब इसे हम क्या करेंगे? y का मान भरेंगे, x का मान आ जाएगा। इसे डब्बा बना लेंगे। एक में लिख लेंगे x, एक में लिख लेंगे y। दो मान निकालना है, x y का दो मान निकालना है रैखिक समीकरण युग्म बनाने के लिए और रैखिक समीकरण विधि के लिए दो युग्म बनाएंगे हम। तो इसमें x और y का दो मान आ जाएगा, फिर दूसरे समीकरण में दो मान आ जाएगा। दोनों का जब ग्राफी निरूपण करेंगे तो हमारा ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा कि इसका क्या आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए, इसमें सबसे पहले x बराबर 10 माइनस वाई दिया हुआ, तो y की वैल्यू हम चाहे तो कुछ भी भर सकते हैं। यहाँ पे जो भरेंगे उसी के हिसाब से हमारा x का मान आएगा। तो x बराबर 10 माइनस वाई है हमारा, ये रफ आकार में करेंगे तो y का मान एक बार के देख लिया जाए। ऐसा मान भरेंगे जो आसपास है तो भर लीजिए।
2 भरिए। जब 2 भरेंगे y का मान तो 10 में से 2 जब 8, यानी 2 और 8 ज़्यादा अंतर हो रहा है, 3 भर लीजिए। 4 भरिए, 4 आसपास हो जाएगा। 10 में से 4 जा 6, यानी y की वैल्यू जब 4 भरी गई तो x की वैल्यू आई 6। तो यहाँ पे y की वैल्यू, y पक्षांतर किया गया है तो y की वैल्यू 4 भर दीजिए, x का मान निकल रहा है। x की वैल्यू आ गई हमारी 6, x की वैल्यू 6 हो गई और y की वैल्यू 4 हो गई। फिर इसी प्रकार से दूसरा बार मान भरेंगे। दूसरा बार मान भर लीजिए, 5 भर दीजिए। अब इसके बाद यहाँ 5 भर लीजिए, इरेज करके 5 भरेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 5। 10 में से 5 जा 5, ये हम कुछ भी भर सकते हैं, बस यही ध्यान देते हैं कि ऐसा मान भरते हैं कि जो भी मान आए मतलब इसके आसपास रहे, दोनों एक दूसरे के पास ही रहे, ज़्यादा कम बेसी ना हो। और इसमें देखिए 10 में से 5 घटेगा तो 5, x का मान 5 आया, y का मान 5 भरा गया, यानी y की वैल्यू 5 भरी गई तो x का मान हमारा क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये मान हो गया 5, 5 5 हो गया। पुनः लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखेंगे। समीकरण नंबर 2 हमारा दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 4, x माइनस वाई बराबर 4, तो x बराबर हो जाएगा माइनस वाई उधर जाएगा तो प्लस वाई हो जाएगा। अब इसमें फिर एक हम इसे डब्बा बनाएंगे, फिर इसमें भी हम वही काम करेंगे। रफ कार में किनारे भर के हम देख लेंगे। यहाँ पे x लिखिए, वहाँ यहाँ पे y भी लिखिए। y पक्षांतर किया गया है तो y की ही वैल्यू भरी जाएगी, तो x बराबर इसका है 4 प्लस वाई, 4 प्लस वाई। तो इसमें भर के देख लिया जाए, एक बार देखा जाए, एक भरेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, एक बार 2 भरेंगे तो 4 2 6, ठीक है एक ही भर लीजिए, आसपास रहेगा। एक भरेंगे तो 4 1 5 हो जाएगा, यानी कि x की वैल्यू, y की वैल्यू 1 भरी गई तो x की वैल्यू 5 आ गई। फिर से एक बार y की वैल्यू 2 भरी है, y की वैल्यू जब 2 भरेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4 2 6, यानी y की वैल्यू 2 भरी गई तो x की वैल्यू आ गई 4 2 6। तो ये 2 हमारा मान मिला, जिसमें पहले समीकरण में 6 4 5 5, दूसरे समीकरण में मिला 5 1 6 2। तो इस प्रकार से जो हमारा मान मिला इसको हम ग्राफी विधि से सवाल को हल करने के लिए उसमें इसको प्रयोग करेंगे, और जब इसमें प्रयोग होगा तो हमारा ग्राफी विधि से इसका मान आ जाएगा। तो ग्राफी विधि में ग्राफ हमको दिया रहेगा, लेकिन ग्राफ यहाँ है नहीं, तो आप लोगों को हम ये चतुर्थांश के हिसाब से हम बता दे रहे हैं। ग्राफ में भी ये चतुर्थांश दिया रहता है, उसमें ग्राफ बनाया रहेगा, आपको सीधा ऐसे खींच लेना रहेगा बीच से कोई एक निश्चित बिंदु ले करके, और ऐसे सीधा स्केल से एक बार लंबवत खींच देंगे, एक बार एक ही रूप में खींच देंगे, एक बार सीधा इसको खींच देंगे, एक बार ऐसे खींच देंगे और ऐसे, बीच में हम 0 मान लेंगे, बीच में हमारा होता है 0। ये चतुर्थांश का भाग होता है जो निर्देशांक या मिति के अंतर्गत आता है। तो इधर का हम x मानते हैं, इधर का x डैश मानते हैं, ऊपर का y मानते हैं, नीचे का y डैश मानते हैं। कभी भी दाहिने साइड का प्लस होता है और बाएं साइड का माइनस होता है, ऊपर का प्लस होता है और नीचे का माइनस होता है। और इसमें हम यही ध्यान देंगे, अधिक से अधिक मान हमारा क्या है, 6 है, तो 6 इधर खींच लेंगे, 6 इधर, 6 ऊपर नीचे, 6 चारों तरफ खींच लेंगे। एक गैपिंग हम बनाएंगे तो हिसाब से बनाएंगे सबके बीच की दूरी बराबर हो, तो ये स्केल के प्रयोग के द्वारा हम खींचेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर इधर खींचेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे खींचेंगे 1 2 3 4 5 6, फिर इधर बाएं साइड में खींच लेंगे 1 2 3 4 5 और 6। इस प्रकार से अब इसमें देखिए, इसमें जो हमारी दूरी है 1 2 3 4 5 6, इसमें सही है, सटीक है, ये 6 तक हम लोग लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए। अगर ये अधिक से अधिक मान रहता, अभी मान लीजिए 50 तक रहता, तब भी हम इतना ही लगभग खींचते, लेकिन 10 10 का अंतर दे के खींचते, 10 10 का अंतर दे के यहाँ पे लिख लेते हैं हम। लेकिन ये हमारा है 6 तक ही है, तो एक एक का अंतर दे के लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6, फिर इधर ऋणात्मक में लिखा जाएगा, ऋण 1 ऋण 2
ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5, ऋण 6, फिर नीचे भी ऋण 1, ऋण 2, ऋण 3, ऋण 4, ऋण 5 और ऋण 6। इस प्रकार से हमारा ये हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे कि देखेंगे सबसे पहले समीकरण को 6,4 है, तो यानी x की वैल्यू 6 है, y की वैल्यू 4 है, तो ये धनात्मक की तरफ ही बनेगा। x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 4 है, y की वैल्यू 4 है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम चांद रखेंगे और उसमें मान लीजिए जो ग्राफ हमारा दिया रहेगा, ग्राफ में तो सीधा रहेगा, बस हमको बिंदु देखना है और उसके हिसाब से मिला देना रहेगा। लेकिन इस समय है नहीं ग्राफ, तो हम आपको बता रहे हैं कि चांद के प्रयोग से यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ एक सीधा रेखा खींच लेंगे, इधर यहाँ से 90 डिग्री कोण बनाता हुआ सीधा रेखा खींच लेंगे। दोनों एक दूसरे को जहाँ काटेगा वही हमारा बिंदु मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए 6 से ऐसे सीधा एक लाइन खींच लेंगे ऊपर की तरफ, और यहाँ से 4 से एक सीधा लाइन खींचेंगे। ये स्केल के प्रयोग से हम खींचेंगे, हाथ से नहीं। और ये एक दूसरे को इस बिंदु पे काटा। इस बिंदु का नाम हमारा हो गया, पहले x की वैल्यू है 6 और y की वैल्यू है 4, 6,4 हो गया। उसके बाद से फिर दूसरा देखेंगे, दूसरा हमारा दिया हुआ 5,5, तो 5 यहाँ पे है, इधर 5 यहाँ पे है, तो फिर इसको भी ऐसे लंबवत सीधा ऊपर तक खींच लेंगे हम। ये लंबवत खींचा गया ऊपर तक, फिर यहाँ से फिर ऐसे खींच लेंगे हम। एक दूसरे को इसी बिंदु पे काटा और इस बिंदु का नाम हमारा पड़ गया 5,5, 5,5। तो अभी इन दोनों को आगे तक खींचते हुए एक सरल रेखा हम खींचेंगे, इन दोनों को मिलाते हुए आगे तक एक सरल रेखा हम खींच लेंगे। स्केल रखेंगे और ये नीचे तक चला जाएगा। फिर इसी प्रकार से अब इसका हम बनाएंगे 5,6, 1,2। तो ये 5,6 और 1,2 का जब बनाएंगे तो 5 हमारा यहाँ पे है और 1 यहाँ पे है, तो 5 का तो हम खींच चुके हैं, 1 से खींच लीजिए। ये हो गया हमारा 5,6 और 1,2 कहाँ गया, 5,1 है, तो 5,1 तो 5 और 1 से खींच लिया गया, 5,1 हो गया। और यहाँ पे 6,2, तो 6 का हमारा खींचा ही गया है और 2 यहाँ पे है, 2 से एक लंबवत रेखा खींच लेंगे हम। तो यहाँ पे मिल गया हमारा, तो ये हो गया हमारा 6,2। इस बिंदु का नाम हो गया, ये प्लस यहाँ लिख लीजिए, इस बिंदु का नाम हो गया 6,2। और देखिए 5,1 और 6,2 जो हमारा है, ये इस बिंदु पे और इस बिंदु पे काट रहा है, तो इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक सीधा रेखा ऐसे खींचेंगे स्केल के प्रयोग से। जब ऐसे खींचेंगे तो ये इधर तक आएगा और ये इधर तक जाएगा। तो एक दूसरे को किस बिंदु पे काटा हमारा, यहाँ पे काटा, और जिस बिंदु पर काटेगा उसके सामने जो होगा वही उसका मान होगा। तो देखिए हमारा एक दूसरे को इसी बिंदु पे काट रहा है, तो इस बिंदु पे जब काट रहा है तो इस रेखा को थोड़ा सा आगे हम ले लेंगे, यहाँ जगह के अभाव में नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ से इसको सीधा हम देखेंगे, उस ग्राफ में ही देखेंगे नीचे। तो ये 6 है, तो यहाँ पे हमको लग रहा है ये 7 पे आके काटेगा, 7 पे, तो ये हमारा 6 है, तो ये 7 हो गया। यानी कि ये वाला बिंदु हमारा यहाँ से फिर इधर मिलाएंगे, ये 3 के सामने हो रहा है, ये 3 के सामने हो रहा है ये बिंदु। तो देखिए ये वाला यही बिंदु जहाँ पे काट रहा है एक दूसरे को, ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पे काट रहा है, तो ये जिस बिंदु पे काटेगा उस बिंदु से नीचे की तरफ देखेंगे और फिर इधर बाएं साइड की तरफ देखेंगे, यानी y अक्ष पे देखेंगे और x अक्ष पे देखेंगे। तो y अक्ष और x अक्ष पे देख रहे हैं, तो x अक्ष के सामने ये 3 के सामने है और y अक्ष के सामने ये 7 के सामने है। ग्राफ में एकदम स्पष्ट दिया रहेगा, वो जब हम इसमें लिखेंगे तो ये 6, 7, 8 ये अनंत तक चला जाएगा। तो देखिए ये 7 के सामने है, ये 3 के सामने है, यानी कि x की वैल्यू हमारी आई 7 और y की वैल्यू है 3, तो 7 3 मिल के हमारा कितना हुआ टोटल 10। यानी यहाँ पर ग्राफ से हमें प्राप्त होता है, ग्राफ से हमें प्राप्त होता है ग्राफ से हमें प्राप्त होता है कि
यक्स बराबर 7, यक्स बराबर 7 और वाई बराबर 3, वाई बराबर 3। तो इस प्रकार हमें यह प्राप्त हुआ कि लड़कों की संख्या क्या माना गया था? यक्स बराबर कितना हम निकाले हैं? 7। ये रेखा कहाँ पे आके काटा है? 7 पे, 7 तथा लड़कियों की संख्या y बराबर कितना हम निकाले हैं? y पे कितना काटा है? 3 दूरी पे काटा है y पे। देखिए ये जो बिंदु है ना, जो हम एक दूसरे को जब रेखा बढ़ाए हैं तो ये कहाँ काट रहा है? 7,3 पे। तो 7 हमारा x का मान है, y का मान 3 है, तो y हम माने किसका मान? लड़कियों की संख्या माने। तो लड़कियों की संख्या y बराबर हो जाएगा 3। तो ये पहला आंसर और ये दूसरा आंसर। तो इस प्रकार से हम इसको ज्ञात करेंगे। हमारे पास ग्राफ नहीं था, इसके वजह से मान लीजिए थोड़ा सा जगह के अभाव में भी थोड़ा सा ये हो गया है, लेकिन ये आपको स्पष्ट समझ में आ रहा होगा कि इन दो बिंदुओं से ये रेखा खींची गई थी और इन दो बिंदुओं से ये जो दो बिंदु है, इन दो बिंदुओं से ये रेखा खींची गई थी और ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटी थी 7,3 पे। यहाँ से देखा जाए तो ये 3 के सामने है और यहाँ से नीचे देखा जाए तो थोड़ा सा इस रेखा को आगे बढ़ाए थे, यानी 6 है, तो ये हमारा 7 है, ये 7 पे काटा था। एकदम जब आप बनाएंगे ग्राफ में, इसको बनाएंगे तो ग्राफ में एकदम सटीक, एकदम एक्चुअल आएगा ये। क्योंकि मान लीजिए हाथ से हम बना रहे हैं, इसमें स्केल का प्रयोग हम कर नहीं रहे हैं और उसमें क्या आपकी स्केल के प्रयोग से उसमें सब खींचा रहेगा। बस आपको बिंदु दर्शाना रहेगा, बिंदु दर्शाने के बाद आपको स्केल के प्रयोग से रेखा खींच देना रहेगा और रेखा जब खींचेंगे तो दोनों रेखाएं एक दूसरे को जिस बिंदु पे काटेंगी तो उस बिंदु से हम देखेंगे कि वो बिंदु किसके सामने है। तो x अक्ष पे जिसके सामने होगा वो x की वैल्यू हो जाएगी, y अक्ष पे जिसके सामने होगा y की वैल्यू हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमारा ये दोनों मान निकल गया। तो हमें बस यही ध्यान देना है कि पढ़ाई लिखाई जो करना है, पढ़ाई लिखाई करते समय कि कभी भी पढ़ाई लिखाई करते समय एकदम गहराई से ही पढ़ाई लिखाई करना चाहिए। जब गहराई में डूब के पढ़ाई लिखाई करेंगे तो आपको एकदम 100% आएगा और जब ध्यान से किसी भी शब्द को समझेंगे, किसी भी सवाल को समझेंगे तो वो आपको समझ में आएगा। कहा गया है कि हमारा अगर दिमाग पढ़ाई लिखाई पे नहीं, हम पढ़ रहे हैं बस सिर्फ देख रहे हैं और समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो हमें कदापि नहीं आएगा। क्योंकि हमारा दिमाग जहाँ रहता है उसी के हिसाब से हम अपने दिमाग को यूज करके किसी भी चीज़ को ग्रहण करते हैं। हम यहाँ पे हैं और पढ़ रहे हैं, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे करके कुछ और सोच रहे हैं, तो ये 100% है कि ये बस सिर्फ आप देख रहे हैं। कहा गया है कि पढ़ते वक्त आपका देखना, आप जो देख रहे हैं वो प्लस जो सोच रहे हैं वो सब चीज़ एक ही जगह होना चाहिए, तब जा करके कोई भी पढ़ाई लिखाई आपके दिमाग में प्रवेश करती है। कोई भी कार्य के लिए आप मान लीजिए कुदारी आप चला रहे हैं और कुदारी चलाते वक्त आप जिस चीज़ को, जिस खेत को कोड़ रहे हैं, अगर आपका ध्यान वहाँ पर नहीं है, कुछ और सोच रहे हैं, तो 100% है कि कुदारी नीचे ज़मीन पे न लग करके आपके पैर पे लग जाएगा। तो इसमें सिर्फ दिमाग का ही यूज नहीं होता है, दिमाग के साथ साथ आपका ध्यान कहाँ है, आप क्या सोच रहे हैं, क्या नहीं सोच रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। जो आप सोचेंगे वही आपको मिलेगा। आप सोचेंगे कुछ और, आप सोचेंगे कि आपको ज्ञान मिल जाए, तो ज्ञान मिलने वाला नहीं है। आप ज्ञान के बारे में ही सोचेंगे, इसी पे आप कंसंट्रेट रहेंगे, एकदम इसी के बारे में सोचते रहेंगे, तब जा करके आपको ये ज्ञान आपके दिमाग में बैठेगा। जैसे कहा गया है कि जो व्यक्ति कर्म करता है वही व्यक्ति आगे बढ़ता है जीवन में, कर्म नहीं करता हुआ व्यक्ति कभी आगे जीवन में बढ़ नहीं सकता है। इसीलिए कहा गया है, किया नहीं जो कर्म प्राणी वो मानव इंसान नहीं, अकर्महीन को इस दुनिया में जीने का अधिकार नहीं। जो कर्महीन व्यक्ति है वो इस दुनिया में बोझ के समान है, और जो कर्म कर रहा है, जो मेहनत कर रहा है, प्रतिदिन परिश्रम कर रहा है, पढ़ाई के प्रति एक्टिव है, किसी भी कर्म के प्रति एक्टिव है, तो वही व्यक्ति सफल हो रहा है। आप उदाहरण के रूप में बहुत सारा उदाहरण अपने दिमाग में सोच करके जान सकते हैं
कि कोई भी व्यक्ति कभी कब सफल हुआ है, जब वो परिश्रम किया है तब सफल हुआ है। बिना परिश्रम किया हुआ व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता है, करने से होता है। सोचिए मत, करिए, करते रहिए और कर्म में लगे रहिए। जब कर्म में लगे रहेंगे आज नहीं तो कल आपको सफलता मिलनी ही मिलनी है। आपका परीक्षा नज़दीक है और आप परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो एक एक क्वेश्चन अगर आप इम्पॉर्टेंट हल करें तो अगर आप 100 क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट हल कर जाएं तो 100 में से 10-20 तो आपको मिल ही जाना है। तो आप इस समय परीक्षा के टाइम में आप हर क्वेश्चन को एकदम, जो भी क्वेश्चन है सब पे ध्यान दीजिए, लेकिन जो मुख्य रूप से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको कई बार लगाते जाइए। जो परीक्षा में कई बार आया है, जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, तो उस क्वेश्चन का कुछ महत्व है, तभी ऐसा किया जा रहा है, तभी ऐसे इस प्रकार से पूछा जा रहा है। तो एकदम 100% है कि उन्हीं क्वेश्चनों में से इधर उधर करके जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो आप लोग मेहनत कीजिए, परिश्रम कीजिए, पढ़िए और परिश्रम करेंगे, पढ़ेंगे तो आपका नंबर 100% है कि एकदम अच्छा आएगा और परसेंटेज भी आपका अच्छा बनेगा। बस आपका दिमाग, ध्यान और पढ़ाई लिखाई एक ही चीज़ पे एकदम फोकस होना चाहिए। नहीं तो आपका फोकस कहीं और है और दिमाग कहीं और है, सोच कहीं और है, तो वही खुदारी का हाल होगा कि आप सोच रहे हैं कुछ और खेत कोड़ रहे हैं तो पता चलेगा कि आपके पैर पे लगेगा और उससे आपको हानि होगी, सर्वथा हानि ही होती है। आप दिमाग अगर कॉपी और किताब पे लगा रहे हैं, आप सवाल समझने पे लगा रहे हैं, तब आपका सब कुछ वहीं पे हो जाना चाहिए। जितना कुछ आपके दिमाग में है, जो कुछ भी है, जो कुछ भी मतलब इसी के बारे में सोचिए, इसी के बारे में करिए, तब जा कर के पढ़ाई लिखाई आपके दिमाग में बैठेगी। नहीं तो कहा गया है भोजपुरी में कहावत, मन मोर यहाँ च्युत भुसौले, तो वो वही हाल होगा। यानी कि आपका मन यहाँ है और जो आपका चित्त है, जो आपका हृदय है, जो आपका सोच है कहीं और है, तो उससे आपको कुछ होने वाला नहीं है। तो इसलिए आप लोग कर्म कीजिए, मेहनत कीजिए। मेहनत और कर्म का फल क्या होता है? मीठा होता है। कहा गया है कि जब जब पेड़ पे जब फल लगता है तो तुरंत उसमें मिठास नहीं आती है। जब पेड़ पे फल लगता है तो तुरंत उसमें मिठास नहीं आती है, उसमें भी समय लगता है। पेड़ पे फल लगा, वो धीरे 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 वो पकेगा, जब पकेगा तब जाके उस पर मिठास आएगा। आप चाहेंगे डायरेक्ट मिठास आ जाए तो डायरेक्ट मिठास आने वाला नहीं है। तो पेड़ पे पहले फल आपका लग गया है तो थोड़ा संतोष कीजिए, संतोष करेंगे तो धीरे धीरे इसमें मिठास आएगा। बस कर्म में लगे रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग हमारा ये वीडियो देखने के लिए इतना समय दिए और आप लोग ध्यान से पढ़िए, मन से पढ़िए। भगवान से, माँ सरस्वती से यही हम प्रार्थना करेंगे कि आप लोगों का अच्छा नंबर आए और आप लोग अपने जीवन में तरक्की करें। जय हिंद।